सुप्रभात छात्रों। पहले लेक्चर को हमने जो अभ्यासक्रम के बारे में देखा था और आपका पहला लेक्चर था, इसी कारण आपका स्वागत का लेक्चर था इसी दिन। और आज हम अपने जो विषय के बारे में जो सिलेबस है, अभ्यासक्रम है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यानी पहला जो टॉपिक है इकाई नंबर 1 हिंदी भाषा तथा व्याकरण। इसमें हमें देखना है लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्ह, वाक्य के प्रकार और मानक वर्तनी के नियम। यानी 4 प्रकार इसमें देखा है हमने। यानी लिंग, वचन, कारक, विराम के चिन्ह, वाक्य के प्रकार और मानक वर्तनी के नियम। ऐसा यह पहला यूनिट है। तो इसमें पहले यूनिट में पहला जो टॉपिक है लिंग। यानी लिंग जैसे हम देखते हैं तो भाषा जैसे संस्कृति में या परिवेश में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो या भाषा में भी यही 2 लिंग होते हैं। हिंदी भाषा में संज्ञा शब्दों के लिए लिंग का प्रभाव उनके विशेषणों तथा क्रियाओं पर पड़ता है। अतः भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए संज्ञा शब्दों के लिंग ज्ञान का होना यानी अत्यावश्यक है। यानी जैसे बहुक्रियाएं या बहुवचनी, एकवचनी ये होता है तो उसमें थोड़ा पार अंतर दिखाई देता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ प्रतीक या चिन्ह अथवा निशान होता है। संज्ञाओं के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चलता है उसे लिंग कहा जाता है। यानी यहाँ स्त्री और पुरुष यानी यह जो भेद हमें पता चलता है तो उसे यानी लिंग कहा जाता है। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, लौकिक और व्याकरणिक। इसमें लौकिक जो लिंग होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, नर, मादा तथा निर्जीव ऐसा कहा जाता है। जिसमें से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग भी कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं हिंदी और मराठी का विकास यानी संस्कृत भाषा से हुआ है। तो इसी कारण हम देखते हैं दोनों भी व्याकरण की दृष्टि से समांतर होनी चाहिए। लेकिन हिंदी और मराठी में थोड़ा अंतर है व्याकरण में। हिंदी में 2 लिंग है, स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी। मराठी में 3 लिंग है, स्त्रीलिंगी, पुल्लिंगी और नपुंसकलिंगी। ऐसे उसमें 3 लिंग हमें दिखाई देता है। अतः संसार में सभी नर जीव पुल्लिंग, मादा जीव स्त्रीलिंग और शेष निर्जीव लिंग कहा जाता है। यानी बाकी जो है निर्जीव कहा जाता है। तो जैसे हम देखते हैं डॉक्टर माधव सोनटक के द्वारा लिखित प्रयोजन मूलक हिंदी जो किताब है इसमें उन्होंने 2 ही लिंगों का विचार किया गया है। सभी भाषा शास्त्रीय भाषा विद्वान यानी 2 ही लिंग मानते हैं, स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी। तो संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्रीवाची या पुरुषवाची होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। उसमें हमें क्या उस वाक्य से क्या बोध होता है, वह व्यक्ति यानी स्त्रीलिंगी है या पुल्लिंगी है, यह बोध होता है, उसे यानी लिंग कहा जाता है। प्राणीवाचक संज्ञा के लिंग निर्धारण में प्राकृतिक लिंग के आधार पर उसका लिंग निर्धारण किया जा सकता है। दूसरी ओर प्राणीवाचक शब्दों के लिए लिंग बहुकुल माने जाते हैं। उसी प्रकार जैसे हम देखते हैं डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने अपनी पुस्तक में यानी 4 माध्यम बताए हैं या 4 साधन बताए हैं, जैसे अर्थ, रूप, सादृश्य और साहचर्य। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमें अध्ययन के लिए क्या है यानी इतने गहराई तक जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ 2 ही लिंगों का अध्ययन करना है। अर्थात अर्थ के आधार पर लिंग निर्धारण करना जहाँ होता है वहाँ स्पष्टता स्त्री और पुरुष का ज्ञान हो जाता है। यानी वह स्पष्ट अर्थ हमें दिखाई देता है, वही स्त्री और पुरुष यानी हमें दिखाई देता है। जैसे पति पत्नी, बैल गाय आदि के निर्णय में कोई कठिनाई नहीं आती, किंतु किसी भी भाषा के कभी शब्द प्राणीवाचक नहीं होते और कई प्राणीवाचक भी सर्वत्र इस नियम का पालन नहीं होता। जैसे हिंदी में कोयल शब्द का व्यवहार हमेशा स्त्रीलिंगी होता है,
किंतु उसमें भी नर और मादा दोनों हुआ करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यानी कोयल गाती है, कोई कहता है कोयल गा रहा है। यानी यह जो है वाक्य जैसे हम निर्धारित करते हैं, कोयल गा रहा है यानी यह स्त्री पुरुषवाच्य हो गया, कोयल गाती है ऐसे हम कहते हैं तो वह स्त्रीवाची हो गया। जैसे हम बोलते हैं या हमारा वाक्य जिस प्रकार का होता है उसी के आधार पर वह स्त्रीलिंगी है या पुल्लिंगी निश्चित हो जाता है। जैसे व्याकरणिक लिंग निर्धारण के लिए शब्दों के रूपों की पहचान जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यानी शब्द कैसे अलग अलग भाषा में उसका शब्द अलग प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है। व्याकरणिक लिंग का निर्धारण शब्दों में लगे प्रत्ययों से होता है, अर्थात शब्दों के रूप प्रत्यय से ही निर्धारित होते हैं। एक प्रत्यय से दूसरे प्रत्यय होता है तो उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। इसी कारण यानी प्रत्यय लगने से शब्दों में परिवर्तन आ जाता है। उदाहरणार्थ जैसे हम देखते हैं लड़का लड़की, स्त्री और पुरुष इसमें होता है, घोड़ा घोड़ी, बकरा बकरी। फिर भी सभी शब्दों का लिंग निर्धारण मात्र रूपों के आधार पर नहीं होता है। जैसे पति पत्नी दोनों के अंत में ई है, लेकिन दोनों प्रत्यय ने अलग अलग लिंग दिखाई देते हैं। पति ई विसर्ग हमें यहाँ ई लगाई देता है, पत्नी ई, लेकिन यहाँ क्या है, जैसे उसमें व्याकरण की दृष्टि से इसमें यानी कहने के आधार पर यह उसमें लिंग परिवर्तित नहीं होता है। शब्दों के हिंदी में लिंग निर्धारण के कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे हिंदी के लिंग व्यवस्था संस्कृत लिंग व्यवस्था के कुछ विधान से कुछ अपने नए विधान बने हैं। यद्यपि शब्दों के लिंग निर्धारण के विशेषकर अप्राणिक वाचक संज्ञाओं के कोई व्यापक और सिद्ध नियम नहीं है। अधिकांश रूप में उसका निर्धारण लोक व्यवहार से किया जाता है। हिंदी की निर्मित जो है संस्कृत से हुई है, इसी कारण यानी संस्कृत के ही लिंग निर्धारण उसमें किए गए हैं। जैसे इसी कारण यानी जैसे हम देखते हैं यानी वह संस्कृत में जैसे है वैसे इसमें उपयोगी लाए गए हैं। स्त्री पुल्लिंग की संज्ञा हम देखते हैं तो यानी रूप या बनावट की दृष्टि से पुल्लिंगी शब्दों की जो पहचान है इस प्रकार रखी जाती है। जैसे संस्कृत के कई शब्द जिनके अंत में ख और ज प्रत्यय होता है, जैसे सुख, दुख, मुख, जलज, सरोज, अनुज आदि जो है वो पुल्लिंग माने जाते हैं। तो यह क्या है, संस्कृत की एक भाषा की रचना है, इसी कारण ये हो जाता है। और जैसे संस्कृत के ये शब्द जिनके अंत में अप्रत्यय होता है उसमें वे पुल्लिंगी मानते हैं। उदाहरण के तौर पर कौशल, शैशव, वाद, वेद, मोह, दोष आदि। संस्कृत के शब्द के अंत में अन प्रत्यय होता है, जैसे साधन, बंधन, दान, चयन, वचन, पालन आदि। यह उभयलिंगी जैसे हम लिखते हैं स्त्रीलिंगी, पुल्लिंगी और उभयलिंगी। उभयलिंगी यानी जैसे हम देखते हैं मराठी में स्त्रीलिंगी, पुल्लिंगी और नपुंसकलिंगी है, तो उसी तरह यह जो शब्द है दोनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी स्त्री और स्त्रीलिंगी वाक्य और पुल्लिंगी वाक्य में, यानी दान, उन्होंने दान दे दिया या दान दीजिए, यह वाक्य जो है दान, यह शब्द जो है स्त्रीलिंगी भी है और पुल्लिंगी दोनों वाक्यों में उसका प्रयोग किया जाता है। इसी कारण उसे उभयलिंगी ऐसा कहा जाता है। संस्कृत के शब्द जिनके अंत में त प्रत्यय होता है, जैसे गीत, गणित, अगस्त, स्वागत, चरित आदि, यानी ऐसे जो शब्द है वह हिंदी में पुल्लिंगी रूप में माना जाता है। स्त्रीलिंग की दृष्टि से हम देखते हैं जैसे वंदना, वंदन, वेदना, सूचना, कल्पना, सांत्वना, प्रस्तावना, घटना, रचना, न जो प्रत्यय है वह क्या हो जाता है स्त्रीलिंगी के लिए आ जाता है।
जैसे संस्कृत में संज्ञाएं जिनके अंत में ई प्रत्यय होता है उसे यानी ये शब्द जो होते हैं वह यानी स्त्रीलिंगी माने जाते हैं। जैसे निधि, विधि, अग्नि, कृषि, रुचि, छवि ऐसे। तो संस्कृत की ये संज्ञाएं अंत में ती या नी प्रत्यय होती है तो भी वह यानी वह स्त्रीलिंगी मानी जाती है। इसके लिए रीति, प्रीति, तृप्ति, जाति, शक्ति, गति, हानि, ग्लानि ऐसे शब्द जो है वे संस्कृत के आधार पर उसे यानी यह माना जाता है कि वे स्त्रीलिंगी है, ऐसे माने जाते हैं। लोक व्यवहार की दृष्टि से हम देखते हैं यह जैसे है यह विज्ञान की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से उसका नियोजन किया जाता है, लेकिन हमें बोलचाल की भाषा हम लिखते समय किस प्रकार उसका प्रयोग करना चाहिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ शब्द रूप बनावट की दृष्टि से समान होते हुए भी उनमें से कुछ पुल्लिंग होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे शब्दों का लिंग निर्धारण लोक व्यवहार से करना पड़ता है। यानी बोलते समय हमें किस तरह उसका प्रयोग करना चाहिए भाषा का, उसी के आधार पर यानी उसका लोक व्यवहार के आधार पर लिंगों का निर्धारण किया जाता है। ऐसे कई पुल्लिंगी शब्द है जैसे नमक, पनघट, ओट, नीड़, बाल, निकाल, गुलाब, काठ, आलू, पहलू, मधु, हिसाब, आम, मरहम, मोल व तालू, ढोंग, अखरोट, मुंह, ब्याह, निकाह, निबाह, खेत, सूत, मुकुट। ये जो शब्द है वे यानी पुरुषवाचक है, यानी वे पुल्लिंगी माने जाते हैं। और स्त्रीलिंगी शब्द जो है जैसे मिठास, झील, खाल, बास, बालू, वायु, आयु, नाक, उमंग, उर्दू, चेचक, छत, बात, किताब, शराब, मार, नस, ईट, ओट, गाठ, रात, लात, आड़, जड़, चिलम, नहर, उमंग आदि शब्द जो है वे यानी स्त्रीवाचक माने जाते हैं। अर्थ की दृष्टि से हम देखते हैं तो अर्थ की दृष्टि से कुछ शब्द पुल्लिंग, कुछ स्त्रीलिंग और कुछ शब्द उभयलिंगी होते हैं। उनका विवेचन इस प्रकार है। जैसे अर्थ की दृष्टि से हम देखते हैं तो यानी धातुओं के नाम जो होते हैं वे यानी क्या है अलग होते हैं। कई धातुओं के नाम स्त्रीलिंगी है, कई धातुओं के नाम पुल्लिंगी है, या कई धातु है, रत्न है, भोज्य पदार्थ है। यानी भोज्य पदार्थ यानी जैसे भोजन हम करते हैं उसमें जो कई पदार्थ होते हैं, अलग अलग मिष्टान्न होते हैं, वे भी स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी उसके नाम होते हैं। कई अनाजों के नाम है, दिनों के नाम है, यानी वे भी यानी स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी ऐसा उसका वर्णन किया जाता है। धातु जो है पहले हम देख लेंगे, इसमें पुल्लिंगी में कौन कौन से धातु आते हैं। जैसे पारा, पीतल, सोना, रूपा, तांबा, सीसा, कासा आदि ये शब्द जो है वह यानी स्त्रीलिंगी स्वरूप, अपवाद स्वरूप जो है कभी कभी यानी चांदी स्त्रीलिंगी है। रत्नों के नाम हम देखते हैं तो रत्नों के नाम नीलम, पुष्कराज, मानिक, मोती, हीरा, मूंगा, जवाहर, पन्ना, लाल आदि। अपवाद स्वरूप मणि और चुन्ना ये जो है कभी कभी यानी क्या हो जाते हैं स्त्रीलिंगी में भी आ जाते हैं, क्योंकि वो बोली भाषा में अगर उसका प्रयोग किया जाता है तो वह यानी स्त्रीलिंगी में आ जाता है। लोक अपवाद के लोक व्यवहार की दृष्टि से वे स्त्रीलिंगी आ जाते हैं। भोज्य पदार्थ जो है वे है रायता, हलवा, समोसा, या वो समोसा हम कहते हैं तो वो बहुत स्वादिष्ट था, समोसा नहीं कहते हैं। तो इसी कारण जो है ये भोज्य पदार्थ है वो पुल्लिंगी है। तेरा समोसा है, चॉकलेट है, पोहा, पेड़ा, भात आदि जो है वह यानी स्त्रीलिंगी नहीं तो वो पुल्लिंगी आते हैं। और स्त्रीलिंगी जो है पूरी है, जिलेबी है, मिठाई है, दाल, रोटी, तरकारी ये जो है वो यानी स्त्रीलिंगी में आते हैं। तो ऐसे भोज्य पदार्थ में उसमें फर्क हमें दिखाई देता है।
अनाज जो है, अनाज में के रूप में देखते हैं तो तिल है, मटर है, बाजरा है, चना है, गेहूं, चावल, उड़द, ये जो है वह स्त्रीलिंगी नहीं पुल्लिंगी आते हैं। वो पुल्लिंगी की बात हम कर रहे हैं। और स्त्रीलिंगी कौन से आते हैं? स्त्रीलिंगी दाल, तिल, मटर कभी कभी यानी स्त्रीलिंगी में भी आ जाते हैं। तो ऐसे दो है ने वाक्य को हम किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, इसी कारण उसका ये भेद होता है। दिन जो है, जैसे हम देखते हैं सोम और मंगल जो है वह यानी पुरुष पुल्लिंगी माने जाते हैं, यानी यह उसका प्रयोग हम पुल्लिंगी में कहते हैं। जैसे महीनों के कई नाम है, वे भी यानी क्या है, वे भी यानी पुल्लिंगी में आते हैं। जैसे माघ और पौष जो है वह 2 माह जो है वे यानी पुल्लिंगी में आते हैं। भौगोलिक नाम यानी जैसे हम भूगोल जो मानते हैं, यानी प्रकृति जो मानते हैं, प्रकृति को भी यानी प्रकृति में होने वाले कई विभाग है, उसे भी पुल्लिंगी रूप में देखा जाता है। जैसे हिंद महासागर, विंध्याचल, हिमाचल सागर, पर्वत, रेगिस्तान, प्रांत, नागर, वायुमंडल, नभोमंडल, सरोवर, ये जो है वे पुल्लिंगी आ जाते हैं। देशों के नाम जैसे हम देखते हैं इंग्लैंड, इटली, रूस, भारत, ये यानी पुल्लिंगी में आ जाते हैं। ग्रहों के नाम जैसे हम देखते हैं बृहस्पति, सूर्य, बुध, चंद्र आदि जो है वह यानी पुल्लिंगी आ जाते हैं। पृथ्वी जो है, पृथ्वी स्त्रीलिंगी आ जाती है। ग्रह है फिर भी क्या है, वो स्त्रीलिंगी में आ जाता है, आ जाते हैं सॉरी। पेड़ों के नाम जो है वह देखते हैं तो पेड़ों के नाम जो पुल्लिंगी में आते हैं, जामुन है, अमरूद है, नींबू है, सेब है, पीपल, बरगद, शीशम, अखरोट, अशोक आदि जो है वे पेड़ यानी पुल्लिंगी में आ जाते हैं। और इमली और नीम जो है स्त्रीलिंगी में आ जाते हैं। यानी सभी पेड़ पुल्लिंगी नहीं और सभी पेड़ स्त्रीलिंगी नहीं है। तो यानी प्रकृति होते हुए भी उसमें स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी प्रकृति में भी भेद हमें दिखाई देता है। स्त्रीलिंगी शब्द जो है जैसे नक्षत्रों के नाम जो है वे है रोहिणी, भरणी, कृतिका, आद्रा, अश्विनी, यानी जो नक्षत्र जैसे हमने देखे थे, ग्रहों के नाम, नक्षत्रों के नाम, नदियों के नाम जो हम देखते हैं जैसे रावी है, सतलज है, गंगा, यमुना, सरस्वती, झेलम, यानी यह क्या है, वो स्त्रीलिंगी है। झीलों के नाम जैसे हम देखते हैं चिल्का, सांभर, वो झील जो है वो स्त्रीलिंगी में आ जाते हैं। और तिथियां जो है, तिथियां में द्वितीया, तीज, अष्टमी, अमावस्या, ये जो है वे स्त्रीलिंगी आ जाती है। और संस्कृत की प्राय भाववाचक संज्ञा जो है इच्छा, अर्चना, गरिमा, कटुता, वृद्धि जो है वह यानी स्त्रीलिंगी में आ जाती है। जैसे हम देखते हैं बनिए के दुकान की जो चीजें होती है, यानी जैसे मसाले के जो पदार्थ होते हैं, तो उसमें भी कई स्त्रीलिंगी चीजें हमें दिखाई देती है। जैसे दालचीनी, मिर्च, हल्दी, सुपारी, हिंग, इलायची, लौंग, ये जो है वो हिंदी में दिखाई देती है। तो ऐसे जो है ये हमारे हर दिन के इस्तेमाल होने वाले शब्द है और उसे हम किस रूप में इस्तेमाल करते हैं ये महत्वपूर्ण बात है। तो लिंग के आधार पर, व्यवहार के आधार पर हम देखते हैं तो स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी दो ही भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत के आधार पर उसे उभयलिंगी का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे लिंग जो है दो ही लिंग इसमें है। उभयलिंगी शब्द जैसे हम देखते हैं तो हिंदी के कुछ ऐसे शब्द है जो पुल्लिंगी तथा स्त्रीलिंगी दोनों में प्रयुक्त होते हैं। यानी जैसे हम कहते हैं कि सामंजस्य स्थापित करना, तो स्त्रीलिंगी में भी उसका प्रयोग होता है और पुल्लिंगी में भी उसका प्रयोग होता है, उसे यानी उभयलिंगी कहा जाता है। इनमें से कुछ का अर्थ
अर्थ के अनुसार लिंग बदल जाता है, अतः वाक्य में जिस अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं उसके अनुसार उसका लिंग निर्धारण होता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे कई शब्द स्त्रीलिंगी होते हैं और वे उसका प्रयोग करते समय कई लोग पुल्लिंगी में करते हैं, तो वह उसे पुल्लिंगी का हम उसे यानी उभयलिंगी में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कई शब्द हैं जो पुल्लिंगी होने पर उसका अर्थ और स्त्रीलिंगी होने पर उसका अर्थ क्या होता है, यह हमें देखना है। जैसे एक कोटि शब्द है, कोटि यानी करोड़, जैसे मानते हैं ना, एक करोड़, कोटि, तो हिंदी में उसका अर्थ होता है करोड़। कोटि रुपए का हिंदी में अर्थ होता है करोड़, यानी जैसे पुल्लिंगी के रूप में उसका अर्थ करोड़ होता है और स्त्रीलिंगी होने पर उसका अर्थ श्रेणी होता है। यानी तुम कौन से कोटि के हो, यानी तुम कौन से श्रेणी के हो, यानी श्रेणी यानी दर्जा जो हम मानते हैं, तो उसी तरह उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। यानी व्यवहार के अनुसार उसमें अर्थ परिवर्तित होता है। जैसे टीका जो है, यानी टीका लगाना, यानी तिलक हम मानते हैं ना, तिलक लगाते हैं, दो भ्रुकुटियों के बीच में तिलक लगाते हैं, तो पुल्लिंगी में उसका शब्द अर्थ होता है तिलक, और जैसे स्त्रीलिंगी होने पर उसका अर्थ होता है टिप्पणी या अर्थ। जैसे टीका करना यानी टिप्पणी करना, यानी उसकी जो कोई बुराइयां है उसे निकालना, यह स्त्रीलिंगी में उसका अर्थ होता है। पुल्लिंगी में अर्थ वेगा और स्त्रीलिंगी में अर्थ वेगा, एक ही शब्द है। यानी जैसे उस वाक्य में उस शब्द को हम प्रयोग करते हैं उसी के अनुसार उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। पीठ जो है, पीठ का पुल्लिंगी में अर्थ होता है स्थान और स्त्रीलिंगी में अर्थ होता है उसका पृष्ठभाग। और अगला जो शब्द है शान, एक शब्द शान है और पुल्लिंगी होने पर उसका अर्थ होता है औजार तेज करने का पत्थर। यानी जैसे हम उसे एक पत्थर होता है और जैसे कोई भी तलवार हो या चाकू हो जो हो उसे तेज देने के लिए यानी उसे यानी उस पर घिस लेते हैं, जैसे तो उसके लिए यानी पुल्लिंगी में उसका यानी अर्थ होता है। और स्त्रीलिंगी में जो है जैसे शान के लिए ठाट बाट, यह उसका अर्थ हो जाता है। कितना अलग अर्थ उसमें प्रतीत होता है, यानी एक शान बाण के लिए इसके अर्थ स्त्रीलिंगी में और पुल्लिंगी में तेज धार करने के लिए जिस पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है शान। दाद यानी जैसे एक शब्द है दाद और उसका पुल्लिंगी शब्द हो अर्थ होता है चर्म रोग और स्त्रीलिंगी हो का उसका अर्थ होता है प्रशंसा। जैसे कोई हम समारोह देखते हैं, किसी का भाषण हम सुनते हैं, तो उसी समय हम तालियां बजाकर उसे दाद देते हैं। हम कहते हैं कि दाद देनी चाहिए, आपकी कविता बहुत अच्छी है या आपका भाषण बहुत अच्छा हो गया। हम आज की भाषा में कहते हैं कि वंस मोर देना चाहिए, तो ऐसे जो है वो दाद देना उसे हम कहते हैं। तो ऐसे यहाँ यानी अलग अलग जगह पर ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। इसी कारण दाद शब्द जो है पुल्लिंगी में उसका अर्थ होता है चर्म रोग यानी त्वचा रोग होता है और स्त्रीलिंगी में होता है उसे दाद देना यानी उसकी प्रशंसा करना यानी उसको वाहवाह करना या उसे प्रमोट करना यानी प्रोत्साहित करना, ऐसा उसका अर्थ हो जाता है। हार जो है एक शब्द है और उसका पुल्लिंगी में अर्थ होता है माला और हिंदी स्त्रीलिंगी में उसका अर्थ होता है पराजय। यानी एक ही शब्द यानी स्त्रीलिंगी होने पर और पुल्लिंगी होने पर उसमें अर्थ होता है। तो एक जगह हार होता है पराजय है और दूसरी जगह गले में पहनने वाली माला, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे शब्द का स्थान पर किस स्थान में उसका हम प्रयोग करते हैं उसी के आधार पर उसमें परिवर्तन हो जाता है। अगले जो शब्द है वो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। धन्यवाद।